दक्षिण चीन सागर से लेकर ताइवान जल मरुमध्य तक एशिया की रणनीतिक तस्वीर तेजी से बदल रही है और इस बदलती तस्वीर के बीच चीन की सैन्य गतिविधियां, समुद्री दावों को लेकर बढ़ता तनाव और ताइवान के आसपास लगातार मजबूत होती चीनी सैन्य मौजूदगी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। दक्षिण चीन सागर सिर्फ समुद्र का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एशिया की अर्थव्यवस्था, समुद्री व्यापार, ऊर्जा मार्गों और सैन्य रणनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र है। इस इलाके में चीन की गतिविधियां लंबे समय से अमेरिका, फिलीपींस, वियतनाम, जापान और दूसरे देशों के लिए चिंता का विषय रही हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई विवादित चट्टानों और द्वीपों पर अपने नियंत्रण को मजबूत किया है और कुछ स्थानों पर रनवे, रडार, बंदरगाह और सैन्य ढांचे विकसित किए हैं। यही वजह है कि दक्षिण चीन सागर का विवाद अब केवल क्षेत्रीय सीमा विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह इंडो पैसिफिक की शक्ति संतुलन की बड़ी कहानी बन चुका है। दूसरी तरफ ताइवान का मुद्दा चीन और अमेरिका के बीच सबसे संवेदनशील रणनीतिक विषयों में से एक बना हुआ है। बीजिंग ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान की अपनी लोकतांत्रिक सरकार और अलग राजनीतिक व्यवस्था है। चीन ने ताइवान के खिलाफ सैन्य दबाव बढ़ाने के लिए हवाई और समुद्री गतिविधियों का इस्तेमाल किया है और समय समय पर बड़े सैन्य अभ्यास भी किए हैं। ऐसे माहौल में भारत की भूमिका भी पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारत सीधे दक्षिण चीन सागर के विवाद का पक्षकार नहीं है, लेकिन भारत का आर्थिक, सामरिक और समुद्री हित पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारत के लिए हिंद महासागर से लेकर मलक्का जलमरुमध्य और आगे दक्षिण चीन सागर तक समुद्री मार्गों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कारण भारत ने पिछले वर्षों में अपनी नौसैनिक क्षमता, समुद्री निगरानी, लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता, विमान वाहक पोत, पनडुब्बी बेड़े और समुद्री साझेदारियों को मजबूत करने पर जोर दिया है। अब इस पूरी रणनीति को लेकर एक बड़ा दावा सामने आता है कि भारत करीब 75,000 करोड़ रुपए के स्तर की योजनाओं और निवेशों के जरिए समुद्री तथा रक्षा क्षमता को नई दिशा दे रहा है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि 75,000 करोड़ रुपए को किसी एक हथियार या किसी एक ऑपरेशन की कीमत के रूप में देखना सही नहीं होगा। यह आंकड़ा व्यापक रक्षा, आधुनिकीकरण, नौसैनिक क्षमता, जहाज निर्माण, निगरानी, मिसाइल सिस्टम, लॉजिस्टिक्स और रणनीतिक बुनियादी ढांचे से जुड़े अलग अलग कार्यक्रमों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। भारत की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि वह किसी एक मोर्चे पर निर्भर रहने के बजाय कई स्तरों पर अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। अगर हिंद महासागर में भारत की स्थिति मजबूत होती है, अगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से समुद्री गतिविधियों की निगरानी बेहतर होती है, अगर भारतीय नौसेना की लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने की क्षमता बढ़ती है और अगर समुद्री डोमेन अवेयरनेस मजबूत होती है, तो इसका प्रभाव पूरे इंडो पैसिफिक के रणनीतिक समीकरण पर पड़ता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह मलक्का जलमरुमध्य के करीब स्थित है। मलक्का जलमरुमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऊर्जा तथा व्यापार की सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी व्यापक समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत के पास इस क्षेत्र में भौगोलिक लाभ मौजूद है और अब चुनौती यह है कि इस भौगोलिक लाभ को आधुनिक सैन्य तथा निगरानी क्षमता के साथ कैसे जोड़ा जाए। चीन भी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी समुद्री मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्तियों में शामिल हो चुकी है और उसके पास बड़ी संख्या में युद्धपोत, पनडुब्बियां और अन्य समुद्री प्लेटफॉर्म हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड फैल और उससे जुड़े बंदरगाहों को लेकर भी भारत में रणनीतिक चर्चा होती रही है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका का हम्बनटोटा और हिंद महासागर के दूसरे हिस्सों में चीनी आर्थिक तथा समुद्री गतिविधियों को लेकर विशेषज्ञों ने संभावित रणनीतिक प्रभावों पर चर्चा की है। हालांकि हर बंदरगाह को सीधे सैन्य अड्डा मान लेना सही नहीं होगा, लेकिन भारत के रणनीतिक योजनाकारों के लिए इन गतिविधियों की निगरानी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि भारत का फोकस अब सिर्फ जमीन की सीमाओं पर नहीं, बल्कि समुद्री क्षेत्र पर भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पहले से मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ समुद्री क्षेत्र में भी दोनों देशों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है।
भारत को एक तरफ पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा की सुरक्षा पर ध्यान देना है, वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को भी मजबूत रखना है। इस पूरी रणनीति में भारतीय नौसेना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आधुनिक नौसैनिक युद्ध में सिर्फ बड़े युद्धपोत पर्याप्त नहीं होते, इसके लिए उपग्रह निगरानी, समुद्री गश्ती विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मजबूत कमांड नेटवर्क की जरूरत होती है। भारत इसी बहुस्तरीय क्षमता को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण कार्यक्रम ने भी इस प्रक्रिया को गति दी है। भारतीय नौसेना के लिए देश में नए युद्धपोतों, विध्वंसकों, फ्रिगेट्स और पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। इससे सिर्फ सैन्य क्षमता नहीं बढ़ती, बल्कि घरेलू रक्षा उद्योग को भी मजबूती मिलती है। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की कोशिश का एक बड़ा उद्देश्य यह है कि भविष्य में महत्वपूर्ण सैन्य प्लेटफॉर्म और हथियार प्रणालियों के लिए बाहरी निर्भरता कम हो। यही रणनीतिक सोच मिसाइल तकनीक, रडार, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी दिखाई देती है। अब ताइवान संकट की तरफ आते हैं। ताइवान जलडमरू मध्य एशिया की सबसे संवेदनशील समुद्री पट्टियों में से एक है। अगर कभी यहां गंभीर सैन्य संघर्ष होता है तो उसका असर केवल चीन और ताइवान तक सीमित नहीं रहेगा। जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की सुरक्षा रणनीति प्रभावित हो सकती है। वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ताइवान दुनिया की अत्यंत महत्वपूर्ण चिप निर्माण क्षमता का केंद्र है। आधुनिक कारों से लेकर स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सर्वर और रक्षा उपकरणों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था सेमीकंडक्टर पर निर्भर है। इसलिए ताइवान संकट केवल क्षेत्रीय सैन्य विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट का कारण भी बन सकता है। भारत के लिए यह स्थिति अवसर और चुनौती दोनों पैदा कर सकती है। चुनौती इसलिए क्योंकि भारत का व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा वैश्विक समुद्री मार्गों से जुड़ी है। अवसर इसलिए क्योंकि वैश्विक कंपनियां चीन से बाहर सप्लाई चेन को विविध बनाने की कोशिश कर रही हैं और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। भारत का लक्ष्य केवल सैन्य शक्ति बढ़ाना नहीं, बल्कि आर्थिक और तकनीकी शक्ति को भी रणनीतिक क्षमता में बदलना है। इसी संदर्भ में 75,000 करोड़ रुपए जैसे बड़े आंकड़ों को समझना जरूरी है। अगर रक्षा बजट, नौसैनिक आधुनिकीकरण, स्वदेशी जहाज निर्माण, मिसाइल सिस्टम, समुद्री निगरानी और रणनीतिक बुनियादी ढांचे को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का निवेश केवल किसी एक देश को जवाब देने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य आने वाले दशकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार करना है। भारत की नीति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा क्वाड जैसे मंचों के साथ सहयोग है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग ने इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, तकनीकी सहयोग और नियम आधारित व्यवस्था पर ध्यान बढ़ाया है। भारत इस मंच को औपचारिक सैन्य गठबंधन की तरह नहीं देखता, लेकिन चारों देशों के बीच सहयोग चीन की बढ़ती समुद्री शक्ति के बीच रणनीतिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण तत्व बन चुका है। इसके साथ भारत फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के साथ रक्षा तथा समुद्री सहयोग बढ़ा रहा है। भारत की रणनीति का केंद्र बिंदु यह है कि हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी अपनी क्षमता इतनी मजबूत हो कि किसी भी बाहरी शक्ति की गतिविधि पर नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सके। इसी कारण समुद्री निगरानी नेटवर्क का महत्व लगातार बढ़ रहा है। आज युद्ध केवल टैंक और सैनिकों से नहीं लड़ा जाता। जो देश पहले देख सकता है, पहले समझ सकता है और पहले निर्णय ले सकता है, उसे रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। उपग्रहों, समुद्री गश्ती विमानों, ड्रोन और सेंसरों से मिलने वाली जानकारी आधुनिक सैन्य रणनीति की रीढ़ बन चुकी है। भारत इस दिशा में लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। चीन के दक्षिण चीन सागर में सैन्य ढांचे की बात करें तो चीन ने कई विवादित क्षेत्रों में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया और वहां सैन्य तथा निगरानी संबंधी बुनियादी ढांचा विकसित किया। इन स्थानों पर रनवे, रडार और अन्य सुविधाओं की मौजूदगी ने क्षेत्रीय देशों की चिंता बढ़ाई है। चीन का तर्क है कि इन क्षेत्रों में उसकी संप्रभुता और सुरक्षा हित जुड़े हैं। जब